स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। मैं आपकी होस्ट और मेंटर मीरा शर्मा आज लेके आए हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 8। तो आइए बच्चों अब शुरू करते हैं पाठ 7। पाठ 7 है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अध्याय की रूपरेखा, अध्याय के बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण को हल करने के नियम के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम रैखिक समीकरण के बारे में सीख चुके हैं। अब हम रैखिक समीकरण के नए प्रकार सीखेंगे। तो समीकरण है एक समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें एक या अधिक अज्ञात राशियां या चर राशियां होती हैं। रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देखते पा रहे होंगे यहाँ पर पहला दे रखा क आपको x - 3 बराबर 7 - 2x। दूसरा है 3 की गुणा हो रही है y - 5 बराबर 8। तो उपयुक्त सभी रैखिक समीकरण यानी कि एक चर के उदाहरण हैं, यानी कि ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं रैखिक समीकरण को हल करने के लिए नियम। रैखिक समीकरण को हल करने के नियम क्या होते हैं? हम समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या का योग कर सकते हैं। तो बहुत सारी विधियां होती हैं रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, तो उसमें से एक हल ये है कि हम दोनों तरफ समान संख्याओं का योग कर सकते हैं। हम समीकरण को दोनों तरफ समान संख्या को घटा सकते हैं। दोनों तरफ हम समान संख्या को घटाकर भी समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी अंक उसमें जोड़ रहे हैं तो वो दोनों तरफ जुड़ेगा, और अगर घटा रहे हैं तो वो दोनों तरफ जुड़ेगा, बराबर के बाईं तरफ और दाईं तरफ। तीसरा है हम समीकरण के दोनों तरफ से समान संख्या का गुणन कर सकते हैं। उसको हल करने के लिए हम समान संख्या को समीकरण के दोनों तरफ भाग कर सकते हैं। यदि ax + b बटे cx + d बराबर p बटे q है, तो q ax + b बराबर p x + d, यह विधि वज्र गुणन विधि कहलाती है। अगला है पक्षांतर। पक्षांतरण में क्या होता है, समीकरण के किसी पद को दूसरी तरफ चिन्ह बदलकर ला सकते हैं, और यह विधि पक्षांतर विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया है 5x + 7 बराबर 2x + 1 दिया गया है। अब आपको बोला जा रहा है कि इस समीकरण को आपको हल करना है। तो क्या करते हैं हम कि किसी एक पद को, या तो हम अंकों को, या जैसे 5x दिया गया है इसको एक तरफ ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा जो x वाले पद हैं वो हमने एक तरफ ले लिए, और जो संख्या वाले पद हैं वो हम एक तरफ ले गए। तो जिस पद को हम उठा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं उसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2x को हम इधर ले आए तो 2x क्या हो गया, -2x हो गया, और 1 -1 यहीं पे था, और 7 को हम उधर ले गए तो 7 हम यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक 7 आपका हो गया। तो हम कह सकते हैं 5x × 7y बराबर 9x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बराबर 9x को भाग देंगे 7y से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9x बटा 7y। अब हम कुछ उदाहरणों को हल सभी नियमों का प्रयोग करके करते हैं। तो जैसे आपको उदाहरण 1 दिया गया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो 2x - 9 बराबर x - 4, 2x - 9 बराबर x बराबर 4 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर यानी कि जो x के साथ वाले नंबर है उनको एक तरफ ले लेंगे, और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पर x ले आए दूसरी तरफ, और 9 को हम उधर ले गए। अब क्योंकि x ने अपना स्थान परिवर्तन किया है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये यहाँ पर प्लस का x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 और ये माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा उत्तर आपका। अगला देखते हैं पुष्टिकरण। पुष्टिकरण में क्या होता है, अब पुष्टिकरण यानी कि जो x का मान आया है, हम ये भी तो देखेंगे कि हमने जो x का मान निकाला है वो सही है या नहीं है। तो x का जो मान आया दोनों पक्षों में जब हम रखते हैं, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, तो दोनों पक्ष आपके बराबर आने चाहिए, तो उस समीकरण का पुष्टिकरण हो जाता है। यानी कि हमने जो हल निकाला है x बराबर 5 दिए गए समीकरण के लिए सही है। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, तो अतः हल सही है। यह प्रदर्शित करता है कि हल सही है। अब उदाहरण 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 7.1 पे। पहला प्रश्न है, आपको दिया गया है, पहला प्रश्न है 5x - 7 बटे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये यहाँ पर भाग में है, तो यहाँ पर हम 2/1 इसको मान सकते हैं। अब ऐसे जो समीकरण आते हैं आपको, इसमें क्या करते हैं, आप तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किस में गुणा करेंगे, 5x - 7 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6x हो जाएगा। ये अब आपका रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको कैसे हल करने के लिए बताया था हमने उदाहरण में, कि जितने भी चर वाले जो x के साथ है नंबर, उनको एक तरफ ले लेंगे, 5x माइनस ये 6x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। तो 5x में से 6x गया, माइनस का x बराबर 7 आ गया, यानी कि x का मान क्या आ गया हमारा, माइनस का 7 आ गया। अब हम देखेंगे कि हमने जो x का मान निकाला है वो सही निकला है या नहीं है। तो दोनों तरफ हम x का मान रखेंगे। तो x का मान यहाँ पर नहीं बोला गया है आपको पुष्टिकरण के लिए, लेकिन अगर बोला जाता है तो आप x का मान रख के दिखाएंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए करके दिखा रही हूँ कि x बराबर हमने क्या रखा, 5x - 7 बटे 3x में रखा। तो 5x क्या था, माइनस का 7 बराबर 3 इंटू माइनस का 7। तो ये क्या हो गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते माइनस का 35 माइनस का 7, और ये हो जाएगा माइनस का 21। तो माइनस का 35 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 5 12, माइनस का 42 बटे माइनस का 21। अब अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। तो बायां पक्ष हमारा क्या था, 2 ही है। तो यानी कि जो x का मान हमने निकाला है 2, वो हमने सही निकाला है। तो इस तरीके से आप समीकरण की पुष्टि कर सकते हैं। हमें समीकरण दी गई है, छठा प्रश्न देखेंगे, 2y + 3 बटे y - 9 बराबर 2/7। तो इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनकी तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14y + 21 बराबर 2y - 18। तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 2 गए 12y बराबर माइनस का 18 माइनस का 21। तो ये हो जाएगा 12y बराबर माइनस का 3, और y बराबर आ जाएगा माइनस का 3/12 माइनस का 1/4। अब y का मान आया हमारा माइनस का 1/4, यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुना माइनस का 1/4 जमा 3, और माइनस का 1/4 में से 9 घटाया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ऊपर आ गया माइनस का 2, ऊपर आया माइनस का 1/2 जमा 3, और नीचे आया आपका 4, माइनस का 1/4 में से 9 घटाया। अब हम जब इनका लसापा लेंगे ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1 जमा 2 3 6, और नीचे का हल करेंगे तो उसका लसा आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस 9 चौको 36। तो अब जब हम इसको हल करेंगे, माइनस का 1 और प्लस का 6 आ जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा माइनस का 37/4। अब हम इसको हल करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 5 गुणा 4,
और ये हो जाएगा माइनस का 37 गुणा 2। तो यहाँ पर 2/7 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे माइनस का 37। तो क्या आ रहा है इसका, माइनस का 10 बटे 37 आ रहा है, 2/7 नहीं आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मान में गलती है। अगला प्रश्न करते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, नवा उदाहरण। यहाँ पर आपको दिया है 2x + 9, तो सबसे पहले इनकी तिर्यक गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18x हो गया प्लस 9 बराबर ये हो गया 5 तियाँ 15x माइनस 10 हो गया। तो 18 में से 15 गया, 3x हो गया और ये माइनस का 10 माइनस का 9 हो गया। तो 3x बराबर माइनस का 19 हो गया, x बराबर आ गया माइनस का 19/3। तो ये आपका इसका मान निकल आया, यानी कि ये समीकरण का मान क्या है, x बराबर माइनस का 19/3 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स और लीनियर इक्वेशन। तो व्यावहारिक प्रश्नों को हल करने में समीकरणों का अनुप्रयोग। व्यावहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण पूर्ण करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है पता करते हैं। अज्ञात राशियों को किसी एक चर, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अज्ञात राशि को किसी एक चर x, y, z आदि द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रश्न के विभिन्न कथनों को गणितीय कथनों में परिवर्तित करते हैं तथा उपयुक्त समीकरण बनाते हैं। अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण हल करते हैं। जांच कर लेते हैं कि प्राप्त हल प्रश्न में दी गई शर्तों को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखिए उदाहरण 1, इसमें क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि संख्याओं का योग 143 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला जा रहा है, अब 5:8 है, यानी कि एक संख्या हो गई आपकी 5x मान ली आपने और एक मान ली आपने 8x। अब दोनों का योग कितना है, 143 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने इस समीकरण को हल करा तो हमारे पास x का मान कितना आया, 11 आया। अब क्योंकि पहली संख्या हमने क्या मानी थी, 5x मानी थी, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 5x यानी कि 5 गुणा 11 यानी कि 55, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 8 गुणा 11 यानी कि 88 हो जाएगी। इसी तरह से उदाहरण 2 है, ये भी आप इसी तरीके से करेंगे। अब देखते हैं उदाहरण 4 देखिए एक बार। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। एक एक लाइन आपको पढ़नी है और उसको समझ के एक एक लाइन के अनुसार आपको प्रश्न हल करना है। तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि चौड़ाई हमारी x होगी, लंबाई इससे 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगी, x + 9 हो जाएगी। यदि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, अब प्रश्न के अनुसार ही आपको ये प्रश्न बनाना है। तो क्या बोल रहा है कि अगर लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो हमने चौड़ाई क्या मानी थी x, तो x + 3, और लंबाई क्या मानी थी x + 9 + 3, उनमें 3-3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो इस प्रकार नवीन आयत का क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से 84 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होता है। तो नए आयत का क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, दिए गए क्षेत्रफल से क्या होता है 84 अधिक होता है। तो नए आयत का क्षेत्रफल मतलब में से दिए गए आयत का क्षेत्रफल क्या है, उन दोनों का अंतर 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब x क्या माना था हमने, चौड़ाई मानी थी, तो x बराबर 8 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी, और लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 8 लंबाई क्या थी आपकी x + 9 यानी कि 8 + 9 यानी कि कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। पुष्टिकरण कैसे करेंगे इसका, दिए गए आयत की लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, दिए गए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 136 सेंटीमीटर। नई लंबाई हमने 3-3 जोड़ लिया था तो 20 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यानी कि 220 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब दोनों का अंतर क्या आ रहा है, देखिए 84 सेंटीमीटर ही आ रहा है, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। तो इसी तरीके से इसको प्रश्न को आप हल करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 7.2 पे। यदि रमेश की उम्र x वर्ष है तो निम्नलिखित कथन के लिए गणितीय रूप को लिखिए। अब क्या बोला जा रहा है, रमेश की उम्र क्या है, x वर्ष है, तो x रमेश की उम्र है। उमेश की उम्र रमेश की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो क्या हो जाएगी उमेश की उम्र x + 5। रहीम की उम्र रमेश की उम्र से 3 वर्ष कम है, तो रहीम की क्या हो जाएगी 3 वर्ष कम है, तो x - 3। रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है, रमेश की उम्र के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है। इस तरह से बन जाएगी। रमेश की माँ की उम्र रमेश की उम्र के दोगुने से 1 वर्ष कम है, तो रमेश की माँ की उम्र रमेश की उम्र के दोगुने से 1 वर्ष कम है। तो इस तरीके से रमेश के दादाजी की उम्र रमेश की उम्र के 4 गुने से 5 वर्ष कम है, तो रमेश की उम्र के 4 गुने से 5 वर्ष कम है, 4x - 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये समीकरण बनती है। भाषा को आपको ध्यान से समझना है। इस तरह के प्रश्नों में उसी के अनुसार आपके सारे प्रश्न हल होंगे। अब दूसरा है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 70 है। 2 धनात्मक संख्याओं का योग क्या है, 70 है। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हमारी 2 संख्याएं हैं x और y, उन दोनों का योगफल कितना है, 70 है। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर, यदि हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, x को भाग देते हैं y से, तो भागफल हमें क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक तो मान है x + y = 70 और दूसरा है x बटे y = 4। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या आ गया, 4y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x के मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो भी आप समीकरण को हल कर सकते हैं। 4y + y = 70, 5y = 70 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 70 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यानी कि y का मान कितना आ गया आपका, 14 आ गया। तो y का मान 14 आ गया, तो x + y कितना था हमारे पास, 70। तो x हमें निकालना है, y कितना आ गया, 14 आ गया, बराबर 70। x बराबर 70 - 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 56 आ गया। तो क्या है, दोनों धनात्मक संख्याएं क्या हो गई आपकी, 14 और 56। तो इस तरीके से एक एक इनकी भाषा समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था 10a + b। यहाँ पर b इकाई का अंक है और a जो है वो दहाई का अंक है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब वो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो b बराबर जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, 3 × 10a, यानी कि b बराबर 30a के बराबर है। सबसे पहली शर्त आपको ये बता दी गई। उसके बाद बोला जा रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए यानी कि दहाई के स्थान पे इकाई का अंक, इकाई के स्थान पे दहाई का अंक, यानी कि 10b + a कर दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है, मूल संख्या क्या आती है हमारे पास, 10a + b से कितनी कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो समीकरण है, यहाँ पर आपको b का मान 30a उठा के रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। तो अंश मान लिया x है, हर कितना है, x + 4। यदि अंश में 11 जोड़ दिया जाए और हर्ष में से
1 कम कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होती है, 7/3 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका बन गया। इसके बाद आपको तिर्यक गुणा करेंगे, उसके बाद समीकरण बन जाएगी, उसको आप हल कर देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अंश जो है हर से 3 कम है, तो एक अंश मान लेंगे और हर मान लेंगे, उनमें से 3। यदि अंश तिगुना कर दिया जाए तो हर में 20 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या 1/8 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रश्न आप करेंगे। प्रश्न 6। रमेश की माता की आयु उनकी आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु की तिगुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है, यानी कि रमेश की आयु मान लेंगे x, रमेश की आयु मान लेंगे x और माता जी की क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ये हो गई पहली शर्त आपकी। दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद माँ की आयु तिगुनी रह जाएगी। अब 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी रह जाएगी, रमेश की आयु की तिगुनी रह जाएगी। तो माँ की आयु क्या थी, 5 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, 4x + 5। रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 के तिगुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण को आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 5 बराबर 3x + 15। अब 4x में से 3x गया, x 15 - 5, तो x का मान आ गया हमारा 10। अब ये हमारा 10 आया है, x का मान, x क्या था, रमेश की आयु, तो x की रमेश की आयु 10 हो गई और उसके पिता की आयु क्या हो गई, 10 × 4, माता जी की आयु उसकी क्या हो गई, 40 वर्ष हो गई। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। अगला प्रश्न है 5 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 55 है। 5 के 2 क्रमागत गुणजों, क्रमागत यानी एक गुणज क्या हो गया, 10 हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका 15। इन दोनों गुणजों को ज्ञात कीजिए। 5 के 2 क्रमागत गुणजों का योग, तो यानी कि क्रमागत आ रहे हैं 10x + 15, x बराबर कितना है, 55। तो ये क्या हो जाएगा, 25x बराबर 55। तो 5 के 2 क्रमागत गुणज क्या हो जाएंगे, अगले जो होंगे, तो क्रमागत गुणज 15 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है। तो 15 और 10 तो नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, ऐसे क्रमागत गुणज, तो ये हो जाएगा 5x + y बराबर 55। इन दोनों जो गुणजों को ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 5 और 2, 10x बराबर 55, तो ये हो जाएगा 45, 25 और 30, 25 और 30 हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 25 आ गया था हमारा, 25 आ गया और उसका अगला क्रमागत गुणज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। रूबी और रेशमा की आयु में 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। रूबी और रेशमा की आयु में क्या मान लिया, उनकी आयु 5x और 7x बना दिया। 4 वर्ष पश्चात रूबी की 5x + 4 और उनकी क्या हो जाएगी, 7x + 4, उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4। अब इसको हल कर देंगे, दोनों की आयु हमारी निकल जाएगी। 5 वर्ष पहले शिवानी की आयु शशि की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात शिवानी की आयु शशि की आयु की दुगनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो 5 वर्ष पहले शिवानी की आयु शशि की आयु की 3 गुना थी, तो पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। शिवानी की आयु शशि की आयु की तिगुना थी, तो 5 वर्ष माना, उसकी x है शिवानी की और शशि की है y। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसकी x + 5 -5 हो जाएगी, इसकी y -5 हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले शिवानी की आयु शशि की आयु, यानी कि शिवानी की आयु जो थी शशि की आयु की क्या थी, तिगुनी थी। अब दूसरी एक समीकरण तो इससे बन जाएगी आपकी। दूसरी क्या है, 10 वर्ष पश्चात शिवानी की आयु शशि की आयु दुगनी हो जाएगी। तो एक समीकरण आपकी इससे बन जाएगी। दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे तो आपको दोनों की आयु पता चल जाएगी। अब देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। तो चौड़ाई मान ली हमने
चौड़ाई मान ली हमने x, लंबाई मान ली हमने, लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। यदि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि चौड़ाई कर दी x + 3 और लंबाई कर दी 4x + 3, तो इस नवीन आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से 84 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। बिल्कुल ये उदाहरण वाला प्रश्न ही उठा के दे दिया है यहाँ पर, जो हमने उदाहरण में करा था। तो क्या बोला जा रहा है, इसमें वृद्धि कर दी जाए तो नवीन आयत का क्षेत्रफल, नवीन आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, उस वाले पहले वाले आयत के क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, पहले वाले क्षेत्रफल से 84 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। बस इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका अभ्यास, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अभ्यास में। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।